नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं पूनम यादव। आज की क्लास में हम एक्सोजेनेटिक फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। बहिर्जात बल के बारे में चर्चा करेंगे। बाहर से लगने वाला बल या बाह्य बल कौन सा होता है? तो पृथ्वी के ऊपरी भाग से लगने वाले बल को बाह्य बल कहते हैं। जैसे अपक्षय, जिसमें चट्टानें क्षीण हो जाती हैं और अपने ही स्थान पर टूट करके बिखर जाती हैं, ठीक है, अपक्षय कहलाता है। इसके अलावा बाह्य बल होता है वो अपर्दन होता है। अपर्दन क्या होता है? इरोजन के कारण से जो अपक्षयित चट्टानें हैं, जिनके खंड टूटे हुए हैं, उन्हें बहाकर दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तो अपर्दन की प्रोसेस के अंदर भी 3 प्रकार की प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिसमें सबसे पहले चट्टान का कटाव होता है। उसके बाद उस चट्टान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन के माध्यम से ले जाया जाता है। अब परिवहन किसके द्वारा होता है? तो परिवहन सागरीय लहरों के द्वारा होता है, पवनों के द्वारा से होता है, नदी के द्वारा होता है और भूमिगत जल के द्वारा होता है। सागरीय लहरें जो कि सी वेव्स होती हैं, वो किनारे पर आकर कटाव करती हैं और कट करके वापस से अपने साथ में चट्टानों को अंदर लेके जाती हैं, या फिर साथ में ही जहां पर बहाव कम होता है डिपोजिशन कर देती हैं। तो अपर्दन में कटाव, परिवहन और निक्षेपण का कार्य सम्मिलित है। ठीक है, निक्षेपण क्या होता है? जो अपर्दयित चट्टान है जिनका कटाव हुआ है और परिवहन के माध्यम से ले जाया जाता है, और ढाल कम होने या ढाल मंद जहां हमें प्राप्त होता है, या रिवर जहां पर अपने साथ में लाए हुए अवसाद को जमा कर देती है, उसे निक्षेपण कहते हैं। साथ में ही वृत्त संचलन भी सम्मिलित है, जिसमें मलबा वाह है, मृदा सर्पण है, लैंडस्लाइडिंग है, ये सभी शामिल हैं। ठीक है। बहिर्जात बल क्या है? वे शक्तियां हैं जो पृथ्वी के बाहरी भाग से प्राप्त होते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर उत्पन्न होने वाली प्रक्रियाएं हैं। बहिर्जात बल या बाह्य बल कहलाती हैं। बहिर्जात बलों के परिणाम स्वरूप घिसाव होता है, इसलिए उन्हें भूमि धारण करने वाली शक्ति माना जाता है। ये वे प्रक्रियाएं हैं जो अंतर्जात बलों के द्वारा से जो निर्माण हुआ था स्थलाकृति का, उसे विभंग करने के लिए या उन्हें तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। अपक्षय बड़े पैमाने पर बर्बादी, क्षरण और जमाव मुख्य बहिर्जन्य प्रोसेस है। तो अपक्षय जो कि अपने ही स्थानों पर क्षीण विदीर्ण हो जाना चट्टानों का सम्मिलित है। बड़े पैमाने पर चट्टानों का टूट जाना, क्षरण हो जाना और उसके बाद निक्षेपण की प्रोसेस इसमें शामिल है। बहिर्जात प्रक्रियाएं क्या होती हैं? अनाच्छादन के अंतर्गत आती हैं, जिसमें क्या होता है? अपर्दन, अपक्षय और वृत्त संचलन सम्मिलित होता है, जिसका अर्थ है उतारना या फिर उजागर करना। ठीक है। इन बहिर्जनिक प्रक्रियाओं को करने में सक्षम प्रकृति के तत्वों को भू आकृतिक तत्व या बहिर्जात भू आकृतिक एजेंट कहा जाता है। तो ये एजेंट है जो कि हवा, पानी, लहरें और भूमिगत जल क्या करते हैं? ये कटाव और जमाव के कार्य करते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए बल के तनाव कहा जाता है। देखो, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो बल पड़ता है उसे तनाव कहा जाता है। किसी ठोस में धक्का देने या खींचने से तनाव उत्पन्न होता है। देखो, अपक्षय क्या होता है? ये अपक्षय की इमेज है। यहाँ पर चट्टाने हैं, वो अपने ही स्थान पर टूट टूट करके बिखर रही हैं। क्लियर है? दूसरा, इरोजन क्या होता है? ऊपर से कटी हुई चट्टाने हैं, या फिर नदी जब नीचे की ओर चल रही होती है या पानी चल रहा होता है वर्षा का, तो तीव्र कटाव करता है और ढाल के सहारे नीचे की ओर कटाव करते हुए चलता है, जिसे ही इरोजन कहा जाता है। मास वास्टिंग, ये वृत्त संचलन क्या होता है? इसके द्वारा ग्रेविटी के कारण से ही चट्टाने हैं वो टूटकर नीचे की ओर
गतिमान होती हैं। सेडिमेंटेशन, अब तली में मिट्टी का बैठ जाना। एक्सोजेनेटिक फोर्स है, उसमें 4 प्रोसेस शामिल हैं, वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोशन और डिपोजिशन। अपक्षय क्या होता है? अपक्षय अपने ही स्थानों पर चट्टानों का टूट जाना, जिसमें कमजोर और कठोर चट्टानों की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। जिन स्थानों पर चट्टानें कोमल होती हैं उनका अपक्षय अपने ही स्थान पर ताप और दाब के कारण हो जाता है। यांत्रिक अपक्षय हो जाता है या फिर जीवों के द्वारा या वनस्पति के द्वारा चट्टानें हैं वो विभंग हो जाती हैं, वहीं टूट जाती हैं। तो चट्टानों का चूरा हो जाना ही क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है, जो अलग अलग टाइप से होता है। ठीक है, तो अपक्षय कितने प्रकार का होता है? अपक्षय 3 प्रकार का होता है। पहला है भौतिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय में तापमान के कारण से, बर्फ के जमने और पिघलने के कारण से, और साथ में ही चट्टानों के अंदर संकोचन और फैलाव की क्रिया कंटिन्यूस होने के कारण से चट्टानें टूट जाती हैं और चट्टानें विभंग हो जाती हैं। चट्टानों के टुकड़े अलग अलग हो जाते हैं, तो खंड विभाजन हो जाता है उनका और छोटे छोटे कणों में टूट जाती है। कुछ चट्टानें बड़े कणों में टूट जाती है। अपक्षय का केमिकल प्रकार या फिर रासायनिक अपक्षय क्या होता है? रासायनिक अपक्षय में सॉल्यूशन यानी चट्टानें हैं, चट्टानों के ऊपर पानी मिल जाने के कारण से और पानी के अंदर और सारी चट्टानें हैं वो घुल जाती हैं, सॉल्यूशन कहा जाता है। कार्बोनेशन, चूना युक्त चट्टानें होती हैं, वहां पर भूमिगत जल के द्वारा जो चूना है चट्टानों के अंदर वो घुल करके नीचे चला जाता है, तो कार्बोनेशन क्रिया होती है जिसमें अपक्षय होता है। उसी स्थान पर मौजूद चट्टानें हैं वो विदीर्ण हो जाती हैं। हाइड्रेशन, किसी स्थान पर चट्टान अवस्थित है और वहां पर जब जल पड़ता है तो जल वहां पर गिरने के कारण से चट्टानें हैं उनका हाइड्रेशन हो जाता है, मीन्स चट्टानें हैं वो घुल जाती हैं, उनके जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं वो घुल जाते हैं और उसी स्थान पर अपक्षय हो जाता है। ऑक्सीडेशन की क्रिया भी होती है। ऑक्सीडेशन जैसे कि लोहा युक्त चट्टानें होती हैं उनके ऊपर जल गिर जाने के कारण से लोहा है वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि पानी उनके ऊपर बार बार गिरने के कारण से और कंटिन्यूस पानी उन चट्टानों के अंदर भरा रहने के कारण से लोहा है वो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी लोहे पर जंग लग जाता है। वृत्त संचलन स्लो, इसमें क्या होता है कि ऊपर का मलबा या फिर चट्टानें हैं वो कट करके नीचे आती हैं, तो एक तो स्पीडली आती हैं उसे रैपिड मास मूवमेंट कहते हैं, और जब धीरे धीरे चट्टानें नीचे आती हैं तो उसे स्लो मास मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा नीचे की ओर मलबा स्खलन होता है। रैपिड मास मूवमेंट में अर्थ फ्लो होता है जिसे धरातल का फ्लो करना कहते हैं। मड फ्लो, इसमें कीचड़ प्रवाह कहते हैं। डेब्रिस में कचरा और मलबा उनका ऊपर से खिसल कर आता है और ये तीव्र गति से नीचे फिसल कर आता है जिसे एवलांस कहते हैं। लैंडस्लाइडिंग, ग्रेविटी के कारण से सारे मलबे हैं, सारा जो चट्टानी खंड है जो ऊपर से नीचे की ओर गतिमान होता है। तो वृत्त संचलन के कारण से ऊपर की चट्टानें हैं वो नीचे की ओर आती हैं, कुछ धीरे धीरे आते हैं। जो मलबा गाढ़ा होता है या पानी की मात्रा उसके साथ में होती है उस मलबे का संचलन धीरे धीरे होता है। जिसमें पानी के अंश अधिक होते हैं या पानी ज्यादा घुला होता है चट्टानों के साथ में और मिट्टी के साथ में, तो उसका सर्पण अधिक होता है। नेक्स्ट देखो अपरदन। अपरदन बहते हुए जल के द्वारा होता है, भूमिगत जल के द्वारा होता है। रनिंग वाटर यानी नदी के द्वारा अपरदन होता है और ग्राउंड वाटर भूमिगत जल के द्वारा अपरदन होता है। ग्लेशियर्स, ये हिमनदी के द्वारा होता है। वेव्स के द्वारा या करंट्स के द्वारा होता है, जो पवन द्वारा होने वाला अपरदन सम्मिलित है, और विंड के द्वारा शामिल है। सागरीय लहरों के द्वारा भी कटाव का कार्य होता है।
अब देखिए, बहते हुए जल के द्वारा यानी नदी के द्वारा अपरदन की क्रिया होती है, क्योंकि नदी अपने मार्ग में चल रहे आ रहे चट्टानों को अपने साथ में बहा कर ले जाती है और उस चट्टानों के टुकड़े आपस में चलते हुए पानी में रगड़ खाते हुए चलते हैं, जिससे सनी घर्षण होता है और चट्टानें अपरदयित होती चली जाती हैं। साथ में ही ढाल के कारण से जो पानी का स्लोप है वो अधिक तीव्रता से गिरने के कारण से भी चट्टानें हैं वो अपरदयित होती हैं। भूमिगत जल के द्वारा जहां चूना प्रदेश वाले क्षेत्र हैं या जहां पर चट्टानों में चूने की अधिकता पाई जाती है, उन स्थानों पर जब वर्षा का जल गिरता है या भूमिगत जल जब रिस रिस कर नीचे की ओर जाता है तो अपने साथ में चूना युक्त चट्टानों को घोल करके नीचे लेके जाता है और कंदराओं के ऊपर निक्षेपण करता है। नेक्स्ट है हिमनदी के द्वारा। तो सेम हिमनदी की तरह ही नदी की तरह ही हिमनदी भी कार्य करती है। जब बर्फ वाले एरियाज में क्या होता है कि जब बर्फ जब पिघलती है, वो पिघलने के कारण से पानी के साथ में ही बर्फ के टुकड़े भी साथ में चलते हैं। तो हिमनदी भी सेम प्रक्रम कार्य करता है। साथ में सागरीय लहरों के द्वारा से कटाव का कार्य संपन्न होता है। पवन के द्वारा भी चट्टानों के अंदर अपरदन होता है। डिपोजिशन, बहते हुए जल के द्वारा यानी नदी के द्वारा ही डेल्टा का निर्माण, जलोढ़ का निर्माण, संप्राय मैदान का निर्माण किया जाता है। नदी के जो मियांडर के तटों के ऊपर प्राकृतिक तटबंध बनाए जाते हैं नदी के द्वारा। ग्राउंड वाटर के द्वारा भी कंदरा की छत पर स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, उच्छैल और अवशैल इस प्रकार की संरचनाएं, केव पिलर बनते हैं जो कि चूना प्रदेशिक क्षेत्रों में बनते हैं। ग्लेशियस लैंडफॉर्म के द्वारा हिमोड, मोरेन या फिर एस्कर बनते हैं, हिमदौत मैदान बनते हैं। ये सभी निक्षेपण के भूआकार है। सागरीय लहरों के द्वारा जमाव, जैसे पुलीन के ऊपर जमाव, पुलीन या बीच का निर्माण, हुक का निर्माण, टोम्बोलो का निर्माण, लूप या छल्ला या संयोजन रोधिका का निर्माण डिपोजिशन की क्रिया के द्वारा ही होता है। पवन के द्वारा लोएस मैदान बनाए जाते हैं और बालू का स्तूप और बालू के टीबे इत्यादि में जमाव होता है। अब आते हैं अपक्षय पे। तो अपक्षय किसे कहते हैं? पृथ्वी की सामग्री पर मौसम और जलवायु के तत्वों की क्रिया है, यानी अपक्षय के ऊपर जलवायु और मौसम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। इसे मौसम और जलवायु के विभिन्न तत्वों की क्रियाओं के माध्यम से चट्टानों के यांत्रिक विघटन और रासायनिक अपघटन के स्वरूप परिणाम हमें देखने को मिलता है। तो जब चट्टानें अपक्षय से गुजरती हैं तो कुछ खनिज भूजल द्वारा रासायनिक, भौतिक व निक्षालन के माध्यम से हटा दिए जाते हैं और इस प्रकार शेष मूल्यवान खनिजों की सांद्रता बढ़ जाती है। अब सुनिए, अपक्षय को जलवायु कारक सर्वाधिक प्रभावित करता है। अगर आप सोच रहे हैं कि अपक्षय की क्रिया है वो प्रत्येक स्थानों पर बराबर होती है, तो ऐसा नहीं है। अपक्षय के लिए जलवायु कारक प्रभावित करता है। जैसे अगर कमजोर चट्टानें हैं और उन स्थानों पर पवन प्रक्रम कार्य कर रहा है और स्पीडली वहां पर पवन प्रवाहित हो रही है, तो मरुस्थलों में भूआकार इसी कारण से बनते हैं। अगर हार्ड रॉक्स मरुस्थलों में है तो वहां की चट्टानों का अपक्षय अपेक्षाकृत कम होता है। साथ में ही अपक्षय, अगर रासायनिक अपक्षय की बात करें तो वो वर्षा वाले स्थानों पर अधिक प्रभावी रहता है। भौतिक अपक्षय की क्रिया, यांत्रिक अपक्षय की क्रिया या भौतिक अपक्षय की क्रिया है वो शुष्क क्षेत्रों में अधिक प्रभावित करती है। तो अपक्षय 3 प्रकार का होता है: भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। तो भौतिक अपक्षय क्या होता है? ताप, दाब और अन्य क्रियाओं के कारण से होने वाले, ताप के कारण से, दाब और वर्षा में अंतर के कारण से होने वाले अपक्षय को हम भौतिक अपक्षय कहते हैं। और दूसरा है रासायनिक अपक्षय, जो कि केमिकल वेदरिंग भी कहलाता है। इसमें वर्षा प्रक्रम कार्य करता है। अगर वर्षा की प्राप्ति ऐसे स्थानों पर हो रही है जहां की चट्टानों में खनिज हैं वो घुल जाते हैं, तो विभिन्न प्रकार की
क्रियाएं देखने को मिलती हैं, जैसे कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन और सॉल्यूशन। जैविक अपक्षय में पादप और जीव समान भूमिका अदा करते हैं। भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय क्या होता है? तो भौतिक या यांत्रिक अपक्षय प्रक्रियाएं कुछ लागू बलों पर निर्भर करती हैं, जैसे तापमान परिवर्तन और विस्तार, जमना और पिघलना, कटाव और विस्तार, लवण अपक्षय। तो अब भौतिक अपक्षय के कारक कौन कौन से हैं? इसमें ग्रेविटी बल जैसे दबाव, भार और तनाव बल कार्य करते हैं। तापमान में परिवर्तन के कारण से भी चट्टानें हैं वो चटक जाती हैं, टूट जाती हैं और अपने स्थान पर क्षीण विदीर्ण हो जाती हैं, क्योंकि जैसे मरुस्थल वाले एरियाज में तापांतर अधिक होने के कारण से दिन के समय चट्टानें अधिक गर्म हो जाती हैं और रात्रि के समय वही चट्टानें हैं वो अधिक सिकुड़ जाती हैं, यानी ठंडी हो जाती हैं। तो इसी के कारण से जो हार्ड रॉक्स होती हैं उनका भी अपक्षय हो जाता है। ठीक है। पानी का दबाव किसी स्थान पर अगर अधिक है तो वहां के मौजूदा खनिज हैं वो पानी के अंदर घुल जाते हैं। परिणाम स्वरूप चट्टानें हल्की हो जाती हैं और उनका अपक्षय अधिक होता है। जमना और पिघलना, हिमनदी वाले स्थानों पर यानी हिम वाले स्थानों पर या हिम के क्षेत्र में दिन के समय तापमान फिर भी प्राप्त हो जाते हैं और रात्रि के समय तापमान कम होने के कारण से बर्फ जमती है और पिघलती रहती है। इसके परिणाम स्वरूप भी अपक्षय देखने को मिलता है। ठीक है। कटाव और विस्तार के कारण से अगला है लवण अपक्षय। जिन चट्टानों के अंदर लवण होते हैं वो चट्टानें आसानी से नमी वाले स्थानों पर अपक्षयित हो जाती हैं। अधिकांश भौतिक अपक्षय तापीय विस्तार और दबाव के कारण से होता है। अब आते हैं रासायनिक अपक्षय में। तो रासायनिक अपक्षय में घोल, कार्बोनेशन, जलयोजन और ऑक्सीकरण की क्रियाएं सम्मिलित है। तो रासायनिक अपक्षय में होता क्या है? चट्टानों के संपर्क में जल आने के कारण से उनमें जो घुलित खनिज होते हैं उनके आपस में कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं। जैसे पानी के संपर्क में आने पर कई ठोस पदार्थ विघटित हो जाते हैं और पानी में मिल जाते हैं। घुलनशील चट्टान बनाने वाले खनिज जैसे नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम आदि इस प्रोसेस से प्रभावित होते हैं और घुल करके अलग हो जाते हैं मूल चट्टान से, तो अपक्षय हो जाता है। इस प्रकार का मौसम मुख्यतः वर्षा ऋतु में होता है। चूना पत्थर में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जैसे खनिज कार्बोनेट एसिड युक्त पानी में घुलनशील होते हैं और पानी में घुलनशील होने के कारण से कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाते हैं और घोल के रूप में पानी में बह जाते हैं। तो चूना है वो पानी में घुल जाता है और इसी के कारण से वहां पर अपक्षय होता है। कार्बोनेशन, कार्बोनेशन खनिजों के साथ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की प्रतिक्रिया है। यह फेडाल्सपर और कार्बोनेट खनिजों को तोड़ने में मदद करने वाली एक सामान्य प्रोसेस है। वायुमंडल और मिट्टी की हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पानी द्वारा अवशोषित होकर कार्बनिक एसिड बनाता है, कमजोर एसिड के रूप में कार्य करता है। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट कार्बोनेट एसिड में घुल जाते हैं और बिना कोई अवशेष छोड़े एक घोल में निकाल दिए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप गुफा का निर्माण होता है। अब सुनिए, चूना युक्त जो क्षेत्र होता है वहां की चट्टानें हैं उनके अंदर चूना पाया जाता है। जब उस पर भूमिगत जल या वर्षा का जल प्राप्त होता है तो रिस रिस कर वो चट्टानों के अंदर नीचे की ओर भूमिगत होता है। जल जब नीचे भूमिगत होने के लिए जा रहा होता है तो साथ में ही चूना युक्त जो चट्टानें हैं उनसे चूना निकाल करके अपने साथ घोल करके और चट्टानों में छिद्र बनाता हुआ भूमिगत हो जाता है। इसी के फलस्वरूप हमें धरातल पर कुछ छिद्र या गड्ढे दिखाई देते हैं, जैसे घोल रंध्र, डोलाइन, विलियन रंध्र, युवाला, सहकुंड एक्सेट्रा लैंडफॉर्म हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है जलयोजन क्रिया। जलयोजन क्रिया क्या होती है कि एक ही स्थान पर खड़ी चट्टानों के अंदर पानी भर जाता है और इस प्रकार से पानी भरा होने के कारण से
चट्टानों में जो मौजूदा खनिज होते हैं वो घुल जाते हैं और इसी के कारण से चट्टानें क्षीण हो जाती हैं। जलयोजन जल का रासायनिक सम्मेलन है। खनिज पानी लेते हैं और फैलाते हैं। इस विस्तार के कारण से स्वयं सामग्री चट्टान के आयतन में वृद्धि हो जाती है, यानी चट्टानों के अंदर जल भर जाने के कारण से चट्टानों का आयतन बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को लगातार दोहराने से चट्टानों में थकान आ जाती है, चट्टानें कमजोर हो जाती हैं और उनका विघटन हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट पानी में समा जाता है और जिप्सम में बदल जाता है। कैल्शियम सल्फेट से अधिक स्थिर होता है। तो हाइड्रेशन की क्रिया इस प्रकार से होती है। अगला है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण क्या होता है? अपक्षय में ऑक्सीकरण का अर्थ है किसी खनिज का ऑक्सीजन के साथ संयोजन करके ऑक्साइड या फिर डाइऑक्साइड बनना। तो इसमें चट्टान के अंदर जब लौह विद्यमान होता है और नमी जब प्राप्त होती है इन चट्टानों को, तो यहाँ पर लोहे को जंग लग जाता है। परिणाम स्वरूप लोह युक्त जो चट्टानें होती हैं उसमें से लोहा विदीर्ण हो जाता है, लोहा क्षीण हो जाता है। मैग्नीज, सल्फर आदि ऑक्सीकरण होने पर लोहे का लाल रंग भूरा और पीला हो जाता है। ऑक्सीकरण की इस प्रोसेस में ऑक्सीजन के जुड़ने से होने वाली गड़बड़ी के कारण चट्टान का टूटना होता है। जब ऑक्सीकृत खनिजों को ऐसे वातावरण में रखा जाता है जहां ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो कमी हो जाती है। आप डायग्राम में आप पिक्चर में देख सकते हैं कि लोह युक्त जो चट्टानें होती हैं उनसे लोहे का अपक्षय किस प्रकार से हो रहा है। लोहे को जंग लग जाता है और चट्टानें हल्की हो जाती है, इसी के कारण से ऑक्सीकरण अपक्षय होता है। अब आते हैं जैविक अपक्षय में। तो जैविक अपक्षय कैसे होता है? जैविक अपक्षय में अपक्षय जीवों के द्वारा होता है या वनस्पति के द्वारा होती है? तो वनस्पति के द्वारा होने वाला जो अपक्षय है वो वेजिटेशन, जब कोई ऐसे हार्ड रॉक्स के बीच से कोई बीज अंकुरित हो जाता है और बीच में उसकी जो रूट्स होती हैं पेड़ की, वो क्या करती हैं? चट्टान को तोड़ती हुई अपना विकास करती है, जिसके कारण से चट्टानें टूट जाती हैं और पौधा अपनी ग्रोथ करता है। नेक्स्ट है जीवों के द्वारा। तो जीवों के द्वारा से अपक्षय कैसे होता है? चरने वाले जो जीव हैं उनके खुरों के कारण से मिट्टी है वो उसका कटाव होता है। अगला है हल जोतने के कारण से भी मिट्टी का कटाव होता है। तो इस प्रकार का अपक्षय कई जैविक गतिविधियां जैसे जीवों की वृद्धि और गति के कारण होता है। ये भौतिक और रासायनिक अपक्षय की स्थितियां भी लाते हैं। पशुओं को चराना, मनुष्य द्वारा जुताई करना आदि जैविक अपक्षय के उदाहरण हैं। इसी के साथ में बिलकारी जो जीव होते हैं, चूहों के द्वारा, सांप के द्वारा या किसी अन्य रेप्टाइल के द्वारा बिल का निर्माण करना भी जैविक अपक्षय के अंदर ही सम्मिलित होता है, क्योंकि उसके कारण से मिट्टी खोखली हो जाती है और उसके बाद में वो ध्वस्त हो जाती है। अपर्दन किस प्रकार से होता है? अपर्दन एक भूवैज्ञानिक प्रोसेस है जिसमें मिट्टी के पदार्थ घिस जाते हैं, हवा या पानी जैसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा स्थानांतरण हो जाता है। यानी जब टूटी हुई चट्टानों का अपर्दन होता है तब उसके बाद में परिवहन निश्चित एक प्रोसेस है। यानी हटी हुई चट्टानें यानी कटी हुई चट्टानें या जिन चट्टानों का कटाव हो चुका है वो किसी प्रोसेस के द्वारा, नदी के द्वारा या पवन के द्वारा या सागरीय लहरों के द्वारा से या फिर भूमिगत जल के द्वारा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर की जाती है। कटाव निक्षेपण के विपरीत है। कटाव में चट्टानें टूटती हैं, कटती हैं और निक्षेपण में जमाव होता है। तो ये दोनों एक विपरीत प्रोसेस है। पानी, हवा, बर्फ जैसे विभिन्न एजेंट के द्वारा भूदृश्य को नष्ट करना ही कटाव है। यानी जो बनी हुई लैंडफॉर्म है वो बिगड़ना कटाव का परिणाम है और अपर्दन के कारण से पृथ्वी की सतह पर निर्मित विभिन्न भू आकृतियां अपर्दनात्मक भू आकृतियां कहलाती हैं। अपर्दन तब होता है जब प्राकृतिक प्रक्रियाएं जैसे पानी, हवा, बर्फ
इत्यादि पृथ्वी की सतह को नष्ट कर देती हैं। इससे कई पर्यावरणीय आर्थिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जिसमें मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है, मिट्टी की ऊपरी लेयर हट जाती है, जिसके कारण से बाढ़ आ जाती है, और ढाल में भी चेंजेस आते हैं, जिसके कारण से बाढ़ आ जाती है, या फिर एग्रीकल्चर लैंड है वो खत्म हो जाती है। जानवरों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन होना बाध्य हो जाता है, क्योंकि जानवर एक स्थान पर जब मूलतः रह रहे होते हैं और वहां पर कोई लैंडफॉर्म की रचना दूसरी ही हो गई है, तो वो वहां पर सरवाइव नहीं कर पाते हैं और मूलतः उन जानवरों का विस्थापन होता है। मूल्यवान भूमि संसाधनों का नुकसान भी हो सकता है। अधिकांश कटाव तरल पानी, हवा, बर्फ द्वारा किया जाता है। यदि हवा धूल भरी है या पानी हिमनदी से कीचड़ युक्त है तो कटाव हो रहा है। भूरा रंग दिखाई देता है, चट्टान उसके अंदर कट के आ रही होती है और मिट्टी के टुकड़े उसके अंदर विद्यमान होते हैं, पानी के अंदर या फिर पवन के अंदर। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। इस परिवहन किए गए पदार्थ को ही तलछट कहा जाता है। जो मटेरियल नदी अपने साथ बहा कर लाती है या पवन उड़ा कर लाती है, उस तलछट को, उस मलबे को ही हम क्या कहते हैं? निक्षेप कहते हैं, तलछट कहते हैं। अपक्षय अपर्दन में सहायक होता है, लेकिन अपक्षय अपर्दन के लिए आवश्यक दशा नहीं है। अपक्षय से अपर्दन को हेल्प मिलती है, लेकिन अपक्षय जहां हो वहां पर अपर्दन जरूरी नहीं है। तो अपर्दन स्वयं में भी कटाव करता है और कटाव के साथ में ही परिवहन करके ले जाता है। तो धरातल में होने वाले परिवर्तन के लिए अपर्दन की अहम भूमिका है। अपर्दन के प्रकार, तो अपर्दन के वही प्रकार हैं जो कि अपक्षय के हैं। भौतिक अपर्दन हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, बर्फ के द्वारा, सागरीय लहरों के द्वारा और भूमिगत जल के द्वारा अपर्दन का भौतिक अपक्षय होता है। यानी इसमें चट्टानें हवा के कारण से, पानी के कारण से और बर्फ के कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती हैं। ठीक है। रासायनिक अपर्दन ये कैसे होता है? रासायनिक अपक्षय या अपर्दन मूलतः चूनायुक्त चट्टानों में होता है, जहां पर चूने के युक्त जो चट्टानें हैं वो नीचे चली जाती हैं घुलकर, और मूलतः हमें धरातल पर ये छिद्र दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से रासायनिक अपक्षय की क्रिया होती है। जैविक अपक्षय या अपर्दन, जैविक अपर्दन में सूक्ष्म जीवों व अन्य जीव जंतुओं के द्वारा अपर्दन की क्रिया संपन्न होती है। आप ये रॉक देखें तो इसके बीच में वेजिटेशन उगने के कारण से इनकी रूट्स फैलेंगी तो अपना स्थान अधिक घेरेंगी और साथ में ही इन चट्टानों को तोड़ेंगी। तोड़ने के कारण से जैविक अपर्दन होता है। अब अपर्दन के कारक कौन कौन से हैं? पवन, जिसके द्वारा अपवाहन होता है और घर्षण की क्रिया होती है। दैनिक तापांतर में अंतर के कारण से, या दिन और रात के समय के तापमान में अंतर के कारण से भी अपर्दन की क्रिया है वो प्रभावित होती है। वर्षा का वितरण भी प्रभावित करता है। किसी स्थान पर वर्षा का वितरण अगर कम है तो वहां पर अपर्दन कम होता है, अधिक वर्षा वाले स्थानों पर अपर्दन अधिक होता है। जल का प्रवाह जिन स्थानों पर अधिक है वहां पर अपर्दन अधिक होता है, जो कि रासायनिक प्रकार का अपर्दन अधिक होता है। हिमनद के द्वारा उत्पादन या प्लकिंग के द्वारा अपर्दन अधिक होता है। भूमिगत जल के द्वारा सोल्यूशन घोलीकरण के द्वारा अपर्दन होता है। कटाव और निक्षेपण के कारण, कटाव बहते हुए पानी, हवा, लहरों आदि के द्वारा जो भूआकृतिक मलबे द्वारा चट्टानों को, मलबे को अधिग्रहण और परिवहन है। मूल चट्टान से कुछ खनिजों को हटा देना और उस स्थान से दूसरे स्थान पर बहा कर ले जाना कटाव या परिवहन कहलाता है। यद्यपि मौसम कटाव में सहायता करता है, लेकिन कटाव होने के पूर्व शर्त नहीं है। अपर्दन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हो सकता है। तो अपर्दन जिसमें कटाव की क्रिया सम्मिलित है, तो कटाव की क्रिया में मूल चट्टान से
चट्टानें अलग हो जाती हैं और कटाव के साथ में ही मलबा भी अलग हो जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहा कर ले जाया जाता है। निक्षेपण कटाव के बिल्कुल विपरीत प्रोसेस है और निक्षेपण के अंदर जमाव का प्रोसेस सम्मिलित है। अपरदन के कारण से जो कोमल चट्टानें कटाव करके लाई गई हैं, तो नदी के द्वारा या पवन के द्वारा स्पीड कम होने के कारण से क्षमता कम हो जाती है और वो अपने साथ लाई गई सामग्री को जमा कर देती हैं। दो फोटोग्राफ दिए हैं जिसमें आप देख सकते हैं दोनों क्रियाएं एक साथ दिखाई पड़ रही हैं। सागरीय तट या किनारे के आसपास वाले भागों में कटाव या अपरदन भी हो रहा है और साथ में ही निक्षेपण व जमाव का कार्य भी चल रहा है। अब देखते हैं मास मूवमेंट या वृत्त संचरण किसे कहते हैं। अपक्षय हो चुका है, साथ में अपरदन हो चुका है। अब तीसरा प्रोसेस है जो कि मास वास्टिंग या वृत्त संचरण कहते हैं। वृत्त संचरण को सामग्री के क्षरण, परिवहन और संचय प्रक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें तीनों प्रोसेस शामिल होती हैं जो मुख्य रूप से ग्रेविटी बलों के कारण से मंद और खड़ी दोनों ढलानों पर होती है। इस प्रकार वृत्त संचलन के परिणाम स्वरूप परिदृश्यों का समतलीकरण और निर्माण होता है। वृत्त संचलन के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे भूस्खलन, सोलिफ्लक्शन, भूसर्पण या मृदासर्पण। अक्सर तीव्र ढलानों वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर ऐसी हलचल होती रहती है, क्योंकि ऊपर से जो मलबा फ्लो होता है वो नीचे की ओर गतिमान होता है। अगर ढाल कम होता है तो वृत्त संचरण की क्रिया कम देखने को मिलती है। अगर ढाल तीव्र होता है तो वहां पर ये प्रोसेस जल्दी होती है। ऊपर से मलबा जब नीचे खिसक कर आता है तो उसके कारण से तली या घाटी के अंदर बसे हुए लोग हैं, उनका अधिवास है वो नष्ट हो जाते हैं और साथ में ही परिवहन के मार्ग जो बनाए गए हैं वो भी अवरुद्ध हो जाते हैं। स्थानीय जनजीवन इससे प्रभावित होता है। तो वृत्त संचरण के कारण से इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नदी के द्वारा बनने वाले भू आकार। तो नदी अपने उद्गम मार्ग से लेकर के और मुहाने तक संपूर्ण अपने जीवन काल में कुछ लैंडफॉर्म्स की रचना करती है, जिन्हें हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में। तीनों ही अवस्थाओं में नदी के अपरदन, अपक्षय और निक्षेपण की जो क्रियाएं हैं उनके द्वारा कुछ लैंडफॉर्म्स की रचना होती है, जिन्हें हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। अब है क्वेश्चन ऑफ द डे। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व की सबसे लंबी तट रेखा है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी के साथ ये है वीडियो का एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नदी के द्वारा बनने वाले भू आकारों के साथ। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.